और जब ये कहा जाता है कि कलयुग होगा तो कैसा होगा, उसके क्या लक्षण होंगे, तो अक्सर इसका भी जिक्र होता है कि रामचंद्र तो बहुत पहले कह गए थे सिया से, हंस चुनेगा दाना कुनका, कौवा मोती खाएगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित है, ऐसा लग नहीं रहा है। अब तो बात यहां तक भी पहुंच गई कि आस्था के चढ़ावे में भी कोई सेंध लगाएगा। वो सेंध लगाने वाला कौन है, इशारे क्या मिल रहे हैं, जांच किस तरफ जा रही है, क्या जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? वो लोग जो इस मामले को, वो लोग जो न्यास को, वो लोग जो ट्रस्ट को करीब से जानते हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? अभी जो साथ में चलने वाली घटनाएं हैं वो आने वाले दिनों में इस मामले के संदर्भ में क्या इशारा कर रही हैं, वो सब कुछ आपके सामने रखूंगा और स्टेक होल्डर से बातचीत भी होगी ताकि आपके सामने तथ्य हाजिर हो सकें। लेकिन पहले यह खबर दिखाता हूं आपको। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर बड़ा पर्दाफाश। पैसों की चोरी के बाद सोना घोटाले का आरोप। श्रद्धालुओं के चढ़ाए सोने के घोटाले का आरोप। दान में आए सोने का हिसाब नहीं, आरोप यह है दान में मिले सोने के संदर्भ में घोटाला हुआ है और एसआईटी इसकी जांच भी कर रही है। तो सिर्फ रोकड़े का मामला नहीं है, सिर्फ कैश का मामला, सिर्फ जो रकम चढ़ाई गई भगवान के चरणों में, सिर्फ उसका मामला नहीं है। जो बेशकीमती धातुएं चढ़ाई गई, जिसमें सोना शामिल है, चांदी शामिल है, हीरे जवाहरात शामिल हैं, वो भी इसके दायरे में आ रहा है और वो भी, उसमें भी घोटाला हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। अब जरा देखिए गोल्ड हेरा फेरी पर क्या बोले नृपेंद्र मिश्र, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने क्या कहा? दान पात्र में भी लोग आभूषण जवाहरात डाल देते हैं। दान पात्र के आभूषण कैसे काउंट होंगे? कोई मुंह में सोना छिपा कर ले जा सकता है, दूसरे और तरीके हो सकते हैं। इसको लेकर व्यवस्था कैसे अकाउंटेबल होगी? ये सिर्फ धनराशि की बात, वहां तो जो बहुमूल्य धातुएं हैं सर, उनकी भी बात की जा रही है कि बहुत बड़ी मात्रा है सोने और चांदी की, वो भी गायब हुई है। जो दान पात्र है उसमें लोग रुपए के अलावा अब उसी समय भगवान के समक्ष अपने कुछ आभूषण उतार देते हैं, अंगूठी, कान की बाली, कंगन, और वो डाल देते हैं। तो यदि वह काउंटिंग के समय पलटे ही गए तो वो वहाँ निकलेगा। तो प्रश्न यह है कि उसका हिसाब कैसे होता है, और यदि यह सही है कि वहाँ बंडलों की धनराशि गई है तो आभूषण, अंगूठी तो बहुत ही आसान है, उसको आप मुंह में ही रख करके चले जाएं। नृपेंद्र मिश्रा क्या कह रहे हैं वो आपने सुना। अब जरा देखिए, यहां राम मंदिर में करोड़ों का सोना घोटाला हुआ है ऐसा कहा जा रहा है। रामलला पर चढ़ाया गया सोना चुराया गया है ऐसा कहा जा रहा है कि भगवान को सिर्फ रकम नहीं चढ़ाई जाती, वहां पर जो लोग चढ़ाते हैं उसमें सिर्फ कैश नहीं होता है, उसमें सिर्फ रुपए या सिक्के नहीं होते हैं, उसमें आभूषण भी शामिल होते हैं, उसमें सोने या चांदी के दूसरे अलग अलग फॉर्म में जिसमें जवाहरात भी शामिल हैं, वो सब भी इसमें होता है। चढ़ावे के सोने को लेकर विशेष व्यवस्था यहां पर है नहीं। इसके संदर्भ में खुद नृपेंद्र मिश्रा ने यह बात कही कि वो व्यवस्था यहां पर नहीं है जिससे सारी चीजें पारदर्शी तरीके से और पूरी ईमानदारी के साथ इसको निष्पादित किया जा सके। वो लोग जो चढ़ावा लाते हैं, भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, अलग अलग जगहों पर चढ़ाते हैं, कई पुजारियों को देने की कोशिश करते हैं, कई दान पात्र में डालने की कोशिश करते हैं, दान पात्र भी अलग अलग जगहों पर रखे गए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों को यह देकर कहा जाता है कि भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। तो यहां श्रद्धालु अक्सर दान पेटी में तो सोना डालते ही हैं, लेकिन दूसरे तमाम तरीके भी हैं। कभी चढ़ावे के लिए पुजारियों को भी सोना दे दिया जाता है कि इसको भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। पुजारी चढ़ावे का सोना जो है वो बैंक कर्मियों को दे देते हैं। ऐसे ही कहा जाता है कि ट्रस्ट के से जुड़े हुए जो लोग थे उनको भी जब कभी ऐसा कुछ दिया जाता था तो वो ट्रस्ट को सौंप देते थे। कुछ लोगों ने चंपत राय को भी सोना दिया।
लेकिन कहा यह जाता है कि उन्होंने ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि ये ट्रस्ट तक, उसके कोष तक पहुंच जाए। चंपत राय ने चढ़ावे का सोना, लेकिन यह भी कहा जाता है कि टिन्नू यादव को दिया और टिन्नू पर चढ़ावे का सोना बैंक में जमा कराने का जिम्मा था। लेकिन क्या उसने ऐसा किया? कितना सोना मिला, कितना जमा है, इसका कोई लेखा जोखा है क्या? क्या ऐसा लेखा जोखा है जिससे कहीं कोई शक की गुंजाइश ना रहे? जाहिर ऐसा होता तो मैं आपके सामने यह विषय यहां प्रस्तुत ही नहीं कर रहा होता। टिन्नू यादव के घर से नकदी के साथ क्योंकि सोना भी मिला है, और इसी से यह शक गहराता है कि चढ़ावे के अलग अलग रूप जो होते थे, जिसमें कैश भी होता था, जिसमें सोना चांदी भी होता था, जिसमें हीरे जवाहरात भी होते थे, हर तरह के चढ़ावे में घपला किया गया है। अगर सारा सोना जमा होता तो टिन्नू के घर से वरना ये सोना मिलता कैसे? इसीलिए ये बातें कही जा रही हैं कि हर तरह के चढ़ावे के संदर्भ में लापरवाही थी क्या, और इसीलिए ये भी लोगों के दिमाग में आ रहा है कि फिर इस घोटाले का अगर माना जाए कि ये घोटाला हुआ है तो इसका क्वांटम कितना बड़ा होगा, कितने व्यापक पैमाने पर यह गड़बड़ी अंजाम दी गई होगी। यह समझने के लिए असल में हमने नृपेंद्र मिश्रा जी से जब आज बातचीत की तो उन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़े स्पष्ट तरीके से अपनी बातचीत में चीजें कही हैं, बातें रखी हैं। वो आपके सामने एक एक करके हम रखेंगे, और साथ में आज हमारे साथ जुड़ रहे मेहमानों से चर्चा भी करेंगे। रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। इस विषय पर एक दिन पहले भी हमारे साथ चर्चा में वो जुड़े थे। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो ये कि मतलब केवल कैश को लेकर मामला नहीं है, दान में दी गई जो भी वस्तु थी, जिसमें कैश भी शामिल है, बेशकीमती धातुएं भी शामिल हैं, सब कुछ शक के दायरे में आता जा रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे शुरू करना चाहता हूं। दिनेश भाई, ये बताइए ना कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहां हैं? कहां है वो संघ के विचारक? कहां है वो विश्व हिंदू परिषद के कथित प्रवक्ता? ये तीन लोगों का होना बहुत आवश्यक है, और ये तीनों लोग अगर भगोड़े हो रहे हैं तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, अगर आपके सवालों से ये भाग रहे हैं तो हजारों करोड़ रुपए का जो दान पात्र में जो घपला किया है, कितने बड़े पापी हैं ये लोग, कितने बड़े ये नीच हैं कि ये आज की डेट में आप जैसे लोगों के सवाल का जवाब नहीं दे रहे तो भगवान के सवालों का जवाब क्या देंगे? आपके सामने है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिस महत्वपूर्ण विषय पर सत्ता पक्ष को अपना पक्ष रखना चाहिए। सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है कि वो अपनी बात रखे कि भाई जो दोषी हैं उनको हम पकड़ेंगे, जो जिन लोगों ने पाप किया है वो उनको हम। शास्त्र कहता है दिनेश जी, अगर भगवान के चढ़ावे में कहीं कोई भी आदमी घपला करता है तो वो 60,000 साल तक मल का कीड़ा बन के रहेगा। याद रखिएगा मेरी बात को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी भी यहां नहीं, संघ के विचारक भी सो कॉल्ड यहां नहीं, जिनको आप कोई रागी, कोई भागी, कोई जितने भी लोग थे यहां पर, वो कोई नहीं, और यहां पर वो विश्व हिंदू परिषद का भी कोई शख्स नहीं। लेकिन सुरेंद्र तो जी, ये जो बात आप उठा रहे हैं, यहां पे एक रिबटल में देना चाहूंगा। हाँ, दीजिए। ऐसा क्यों है सर कि अलग अलग मौकों पर लगभग हर एक पार्टी के संदर्भ में ये स्थितियां आती हैं जहां पर पार्टी की तरफ से प्रवक्ता नहीं भेजे जाते, या कह दिया जाता है इस मामले में बात हम अभी नहीं करेंगे। तो इसमें लगभग हर एक पार्टी कभी ना कभी किसी ना किसी विषय पर ऐसा कर चुकी हुई है सर। तो क्या ये कहा जाए? हाँ, इस पर भी मैं आपसे सहमत हूं। आपसे मैं पूरी तरीके से दिनेश जी सहमत हूं। जितने सांसारिक विषय हैं, जितने राजनीतिक विषय, हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, हिंदू मुसलमान पर हम नहीं आना चाहते। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। किसी विषय पर भुवन जी नहीं आना चाहते, किसी विषय पर कोई और नहीं आना चाहता, लेकिन ये तो भगवान का विषय है। कहीं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं, कोई नरेंद्र मोदी पर आरोप नहीं लगा रहा है, कोई योगी आदित्यनाथ पर आरोप नहीं लगा रहा है। यहां पर जो लोग ये नहीं है धर्म के विषय में, धर्म के पारंगत लोग, धर्म के नाम पर चंदा और धंधा और वोट लेने वाले लोग, धर्म के नाम पर मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने वाले लोग, ये अगर यहां पर नहीं है तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं चोरी में इनकी भूमिका है। आपके सवाल को संक्षेप में ले जाता हूं। छोटी सी मैं 10 सेकंड और खाली कहना चाह रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड और दे दीजिए ताकि आपकी बहस अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि FIR कहां है?
अगर यहां पर बेईमानी हुई है, बेईमानी का अंदेशा है, तो क्या सरकार का प्राथमिक कर्तव्य नहीं है कि वो एफआईआर करे? ठीक है। एसआईटी बना दी उसने, एफआईआर नहीं है। भारतीय दंड संहिता में अगर एफआईआर नहीं है तो आप जांच किस चीज की कर रहे हैं? यहां पर एसआईटी बनाई है उन पापियों को, उन कोढ़ियों को, उन मल के कीड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि उन पर सत्ता का संरक्षण है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो एफआईआर पहले होती, उसके बाद जांच होती। ठीक है, आपकी ये बात, हाँ, ये इस संदर्भ में मैंने नृपेंद्र मिश्रा जी से भी सवाल किया कि सर एफआईआर क्यों नहीं, ये सब कुछ चल रहा है तो फिर एफआईआर क्यों नहीं, और इसके बारे में उन्होंने जवाब भी दिया है। नृपेंद्र मिश्रा जी का एफआईआर के संदर्भ में जो जवाब है वो तैयार रखिएगा, लेकिन तब तक मैं इसको लेकर जाना चाहता हूं हमारे साथ जुड़े हुए प्रवेश कुमार चौधरी जी के साथ। प्रवेश कुमार चौधरी जी, ये जो कहा जाता है फ्लाइट इज प्ली ऑफ गिल्टी, इस पूरे मामले में सुरेंद्र राजपूत जी का ये कहना कि मेन स्ट्रीम स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं मिल रहे हैं उनके, जिनकी तरफ ये उंगलियां उठ रही हैं। दिनेश जी, मैं विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता ही हूं। सुरेंद्र राजपूत जी को बता दीजिए। नहीं, मैं सहमत हूं। और विश्व हिंदू परिषद ने स्पष्टतः ये बात कह दी है, स्पष्ट कह दिया है कि जो भी अपराधी है इसमें उसको बख्शा नहीं जा सकता है। और न्यास ने ही एसआईटी की मांग करी है, राजपूत जी ने मांग नहीं करी है या किसी और ने नहीं मांग करी है, ये न्यास ने ही मांग करी है। न्यास ने ही तमाम सारे विषयों को जाकर के संज्ञान में लिया और लाकर के सरकार के सामने और समाज के सामने रखा है। अब आप देखिए दिनेश जी, वहाँ पर 50 कर्मचारी सारी कामों में लगे हुए हैं। उसमें बैंक के द्वारा एडहॉक बेसिस पर बहुत सारे कर्मचारी जोड़े गए। अब वो मंदिर की न्यास के द्वारा भी ज़्यादा लोग नहीं हैं उसके अंदर। आप पूरा जो उसका 50 लोगों का पूरा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि दिक्कतें तो हुई हैं, समस्याएं तो हुई हैं। कारण क्या है? राम जी का मंदिर है, राम जी के मंदिर में लोगों ने निधि का समर्पण किया है। और दिनेश जी, ये वो मंदिर है जिस मंदिर के लिए 70-72 पीढ़ियां खप गई। हिंदू समाज ने संघर्ष किया। ये कांग्रेस और सपा के लोग तो राम जी का इसको लेकर तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। वो तो अभी इसको लेकर तो प्रवेश जी कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। पर बात तो कर रहे हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसमें कहीं किसी को कोई दो राय नहीं है सर कि पीढ़ियों का संघर्ष, उसकी तपस्या, न जाने कितने बलिदान, पूरा एक रक्त रंजित इतिहास, और उसके बाद ये दिन देखने को मिला 500 साल बाद। इसमें इसीलिए तो और ज्यादा धक्का लग रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो खुद को सनातनी भी कहते हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको यहाँ पे सेवा का मौका भी मिला, और उसके बाद क्या हम सनातनी होने के बावजूद उनके अंदर संस्कारों का वो तंत्र विकसित नहीं कर सके कि उनको ये लगे कि वो जो कर रहे हैं वो कितना गलत है। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल गलत है, और उन्होंने किया है तो वो उनकी सजा मिलेगी ना उनको। दिनेश जी, आप ये बताइए, क्या न्यास कह रहा है क्या बचाने के लिए? और जो आप एक दूसरी बात कह रहे हैं सर, उसको लेकर भी जो बातें हैं लोगों के मन में, वो भी मैं आप तक पहुंचा दूं। प्रवेश जी, सॉरी बीच में टोक रहा हूं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये ट्रस्ट की तरफ से पहलकदमी हुई तो ये तब हुई जब इसको लेकर धुआं उठने लगा था। मतलब जब कोई और चारा नहीं बचा था। ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में ये पहुंचा ही नहीं था बिल्कुल भी, और ट्रस्ट की तरफ से पहलकदमी हो गई। मैं जरा आपको दिखाता हूं एफआईआर के मसले पर क्या कहा है नृपेंद्र मिश्रा जी ने, वो भी देख लीजिए, फिर आपके पास आपकी बात सुनने के लिए आता हूं। एफआईआर के सवाल पर नृपेंद्र मिश्रा क्या बोले। अभी एसआईटी की जांच जारी है, रिपोर्ट आने के बाद इसमें हो सकता है कि अब पहले चरण के बाद एफआईआर दर्ज होने का भी काम हो। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब इतना सब कुछ सामने आ गया, यहां तक कि पैसे कई जगहों से रिकवर होने लगे, जांच शुरू हो गई, एसआईटी बना दी गई, तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? अगर ट्रस्ट ने पहले दिन दूसरे दिन जो जानकारी जो मिली उसके अनुसार अगर उन्होंने एफआईआर लिखाई होती तो एक तरीके से अधूरी एफआईआर होती। 7 दिन का समय दिया गया है, 7 दिन में इंक्वायरी करके अब वो कुछ ठोस बातों का उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट देंगे और उसे एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो आपने प्रश्न पूछा है ये स्वाभाविक है कि लोग कहेंगे ये क्या किया गया, सीधा सीधा एफआईआर कर देते। लेकिन वो एफआईआर निश्चित रूप से आगे चलकर उसमें सप्लीमेंट्री एफआईआर होता, एक के बाद एक। क्या ये जवाब एफआईआर के संदर्भ में उठने वाले सवालों का जवाब इसमें है सुरेंद्र राजपूत जी? दो चीजें बड़ी, अभी मैं पहली चीज तो मैं नहीं जानता था, प्रवेश जी जो है वीएचपी के प्रवक्ता हैं, तो एक अच्छी बात है वीएचपी सामने आई। और दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो नृपेंद्र मिश्रा जी ने पिछले 7 दिनों में 3 बार बयान बदले। पहली बार नृपेंद्र मिश्रा जी से पूछा गया, उन्होंने कहा मैं कुछ जानता नहीं। दूसरी बात नृपेंद्र मिश्रा जी से पूछा, कहें भाई चढ़ावे का तो मैं ट्रस्टी नहीं हूं, मैं तो निर्माण कार्य के ट्रस्ट का ट्रस्टी हूं, मुझसे काहे पूछ रहे हो चढ़ावे की बात, और किसी से पूछूं। आज की डेट में नृपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि एफआईआर हमने क्यों नहीं। नृपेंद्र मिश्रा जी इतने बड़े नौकरशाह रहे हैं, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली उस समय पर ये चीफ सेक्रेटरी थे। आज जो है ये नहीं जानते हैं कि कानून में सप्लीमेंट्री एफआईआर भी होती है। अगर अपराध आपको संज्ञेयता दिखाई दे रही है तो एफआईआर तो पहली चीज है। एफआईआर जो इन्होंने नहीं कराई है ना दिनेश जी, तो ये एफआईआर सिर्फ इसलिए नहीं कराई है कि अपने पिट्ठुओं को, अपने चमचों को, अपने उन लोगों को ये लोग बचा सके जिन लोगों ने ये काम किया है। ऐसा काम तो दिनेश जी मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, ऐसा काम तो महमूद गजनी ने किया था सोमनाथ मंदिर पर। लेकिन अब आप आज जब की सुरेंद्र जी, ठीक है, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन आपने जब ये कहा कि ये तो उस समय बड़े अधिकारी थे जब गोलियां चलाई गई थी, तो फिर ये तो उंगली एक तरीके से आप फिर से भुवन भास्कर जोशी जी की पार्टी की तरफ उठा रहे हैं। मतलब ये कभी हट नहीं सकती बात, ये लोगों के दिमाग में है, आपके भी दिमाग में अंकित है। नहीं, हमारे दिमाग में है। हमारे दिमाग में ये स्पष्टता है कि मुलायम सिंह उस क्या नाम उन गोलियों के पीछे नहीं थे, उन गोलियों के पीछे नृपेंद्र मिश्रा थे, जो आज मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है, मैं आज से नहीं पिछले 15 साल से कह रहा हूं, और मैं समाजवादी पार्टी वालों को भी कहता हूं कि क्यों मुलायम सिंह के उस सर पर ये बात डालते हो, नृपेंद्र मिश्रा से क्यों नहीं पूछते हो। तो ये हालांकि ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन भुवन भास्कर जी के पास जाते हुए मैं ये इस पर मैं जवाब ले ही लेता हूं। मेरी छोटी सी दो बातें और हो जाने दीजिए, क्योंकि ये अच्छा, बोलिए मुझे खुशी है कि बीएसपी के प्रवक्ता है यहाँ पर। तो मैं जो बात कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि 50 से अधिक वो है। अरे भाई 50 हो 500 हो, यहां पर जो न्यास है आपका, अगर न्यास में कर्मचारियों को 3000 करोड़ से ऊपर का चढ़ावा आता है, न्यास में सरकारी पैसा आता है, मंदिर निर्माण बना है, इसमें इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, उसके बाद आप 50 कर्मचारी और क्यों नहीं दे सकते। तिरुपति के ट्रस्ट में भी जिस तरीके से सोना, जैसे भी नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, हुंडी में डाल देते हैं, तो तिरुपति के ट्रस्ट में भी तो ऐसे हुंडी में डाला जाता है। वहां तो ये सवाल भी पूछा है सुरेंद्र सर, मैंने ये सवाल भी पूछा है और आपको इसका जवाब भी दिखाऊंगा आगे। मैंने नृपेंद्र जी से ये जब बात पूछी, बेईमान लोग हैं, मैंने ये पूछा कि सर ये गुंजाइश है, सुनिए, मैंने उनसे ये पूछा कि ये अव्यवस्था रह गई, इसमें और व्यवस्था चाक चौबंद करनी थी, या ये अव्यवस्था जानबूझकर रखी गई क्योंकि कुछ लोगों को यही सूट करता था कि अव्यवस्था बनी रही। ये सवाल पूछा मैंने, उसका जवाब हाँ मैं जवाब सुनाता हूं आपको, लेकिन मैं भुवन भास्कर जोशी जी के पास जाना चाहूंगा। भुवन भास्कर जोशी जी, एक तो अगर आप संक्षेप में, हालांकि विषयांतर है, उसका जवाब भी दे दें। इंडिया अलायंस में आप लोग सब कोई साथ में हैं, और अभी सुरेंद्र जी ने इसका भी जिक्र किया कि गोली किसने चलाई थी, और उसका उन्होंने विभेद भी दिया कि वो नृपेंद्र मिश्रा जी ने चलवाई थी, मुलायम सिंह यादव ने नहीं। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, ये तो नृपेंद्र मिश्रा जी का खुद का बयान है कि ये जो कार्रवाई करी गई थी गोली की, ये उनके द्वारा थी। मुलायम सिंह जी को उन्होंने ही क्लीन चिट देने का काम करा, वो बयान सोशल मीडिया पे तैर रहा है। लेकिन आज बात बहुत गंभीर है। हम लोग मोहम्मद गजनबी को आक्रांताओं की बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक नया नारा बन के आया है, राम राम जपना, चढ़ावे का माल अपना। अरे आप तो राम की बात करते हो, आज भगवान राम क्या देख पा रहे हैं? जमीनों की लूट इनके लोगों ने करने का काम करा, छत भगवान राम की इनके शासनकाल में टपकी, राम की रसोई इनके द्वारा बंद हो गई, और अब तो चंदे की जो चढ़ावा आता है, जो श्रद्धालुओं का चढ़ाया आता है, और मैं कहना चाहता हूं 200 से 400 करोड़ की ये लूट जो बताई जा रही है, उसमें आज तक एक कोई नाम लीजिए ना सरकार। भुवन भास्कर जी, कोई आपकी निगाह में कौन है इन लुटेरों का आका? आपकी निगाह में कौन है?
मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी स्कूल में कोई घटना घटती है तो हमेशा उसके प्रिंसिपल और उसके मैनेजर को पूछा जाता नाम है। पूछा और मैं देख पा रहा हूं उसके सबसे ये तो बड़े मछलियों को बचाने की कोशिश है। क्या ये लोग अपनी जिम्मेदारी से, निपेंद्र मिश्रा और चंपत राय, अगर आपके पास सब्सटेंटिव, ये 15-20 आप हजार जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर अगर आप ये बात कह रहे हैं सर, तो आपके पास प्रमाण तथ्य भी मौजूद होंगे। उसके आधार पर कोई एक नाम, अभी आप तमाम पद दोहरा रहे हैं, कोई एक नाम अगर आप बोलें कि ये जिम्मेदार हैं सीधे सीधे, तो मैं चर्चा को आगे ले जाता हूं उस तरफ। मैं ये कह रहा हूं कि 15-20 हजार की तनख्वाह करने वाले कर्मचारी बहुत छोटी मछली है। करोड़ों का घोटाला हुआ है, कई 200 से 400 करोड़ का घोटाला हुआ है। जिनकी 15-20 हजार की तनख्वाह है, वो किनके इशारे पर करोड़ों की जमीन ले रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस करके इस मुद्दे को उठाने का काम करा और आज एसआईटी की जांच हो रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी के नाम तो लीजिए, पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग, नहीं नाम, ये जांच करिए। तो फिर आप जांच तक इंतजार तो कीजिए। अध्यक्ष है, कौन इसके महामंत्री, अभी आप जांच तक फिर जल्दबाजी नहीं है सर। अच्छा, आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो जनता के मन में या तमाम लोगों के मन में है, वो मैं ले गया नृपेंद्र मिश्रा जी के पास, मैंने उस पर भी बात की। टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में नृपेंद्र मिश्रा चंपत राय को लेकर क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिए। चंपत राय जी को लेकर अभी इस वक्त क्या धारणा बनाई जानी चाहिए? क्या वो एकदम निष्कलंक हैं, या वो इस मामले में जिम्मेदार तो हैं लेकिन शामिल नहीं हैं, या फिर वो शामिल हैं और जिम्मेदार हैं? चंपत राय जी निष्कलंक हैं। पिछले 37 वर्ष या 40 वर्ष से वह इस मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने हर परिस्थिति का सामना इस अवधि में किया है। तो मैं नहीं समझता कि वह यदि ऐसा हुआ है तो उसमें किसी प्रकार से वो जुड़े हैं या मिलित हैं, सम्मिलित हैं, नहीं। यह अवश्य है कि वो प्रबंधन के मुखिया हैं और मुखिया होने के कारण लोग आज कहने की स्थिति में हैं कि यह दोषी है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोहित अग्रवाल जी, आपने सुना प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, भुवन भास्कर जी, कि ये छोटी मोटी तनख्वाह वाले लोग जो पकड़े जा रहे हैं, किसी बड़ी मछली को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर तो ये कहा अभी नृपेंद्र मिश्रा जी ने कि चंपत राय जी जो हैं वो निष्कलंक हैं। एक शब्द में उन्होंने कहा, ये जरूर है कि वो इस प्रबंधन को देखने वाले मुखिया थे, लेकिन उनका कंडक्ट बहुत बेहतरीन रहा और उनके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। तो मैं इसमें आपकी भी राय जानना चाहूंगा रोहित अग्रवाल जी। तो फिर कौन है जिसके लिए जांच चल रही है? दिनेश जी, आजकल जो है समाजवादी पार्टी वाले और कांग्रेस वालों को बहुत चिंता हो रही है राम मंदिर के चंदा की। बहुत सारा चंदा दिया होगा इन दोनों पार्टियों ने मिलके, इनके नेताओं ने बहुत चंदा दिया होगा राम मंदिर के निर्माण के दौरान, इसीलिए शायद इतनी चिंता हो रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता तो झोंक में ये भी बोल गए कि हम धर्म के मुद्दे पे डिबेट में आते ही नहीं है। भैया, तो ये कौन सा मुद्दा है? ये धर्म का मुद्दा नहीं है क्या? चंदा चोरी का फिर किस चीज का मुद्दा है? करोड़ों राम भक्तों की आस्था आहत हो रही है और आप कह रहे हैं सब हम धर्म के मुद्दे पे आते नहीं है, पर हम राजनीतिक रोटियां सेकने चंदे के मुद्दे पे जरूर रोहित जी, ये क्रिमिनल केस नहीं है क्या? कहीं पर लोग अपनी आस्था का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, उसको उस पर गायब कर दिया जा रहा है, वो क्या वो क्रिमिनल केस नहीं है? धर्म का के अलावा क्या ये क्रिमिनल केस नहीं है? और क्या आप ये कहते हैं कि विपक्ष की चिंता उसको नहीं करना चाहिए अगर वो उन्होंने दान नहीं दिया है? क्या वो जनता के संदर्भ में चिंता नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल चिंता करनी चाहिए। हमको तो अच्छा लग रहा है, कम से कम राम राम का नाम तो ले रहे हैं ये, और राम का नाम लेते लेते शायद कुछ उद्धार हो जाए इनका। पर जनता उसके बाद भी इनको वोट देने वाली नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि सीधी सीधी वोट की राजनीति कर रहे हैं। जो कांग्रेस के प्रवक्ता आपके साथ बैठे हैं, जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और उद्घाटन हो रहा था, तब भी ये मेरे साथ अयोध्या की धरती पे डिबेट कर रहे थे और उस समय भी ये सवाल उठा रहे थे। तो इनका तो सवाल उठाने का काम ही है, ये उठाएं। खैर, कांग्रेस ने किस तरीके से भी समाजवादी
पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, ये याद दिला के कि राम भक्तों पे गोलियां किसने चलाई थी। तो इनका ये कहना है कि तनख्वाह लेने वाला चंदा चोर नहीं हो सकता, पर ट्रस्ट का जो मुखिया है वो चंदा चोर होगा, पर नौकरशाह गोलियां चलवाएगा परंतु मुख्यमंत्री गोली नहीं चलवाएगा। जबकि मुलायम सिंह जी ने स्वयं लखनऊ में कैंट विधानसभा में 2016 में कहा कि मैंने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा दी, इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता हूं, यह स्वयं मुलायम सिंह जी का बयान है। उसके बाद कांग्रेस आज जो टांग खींच रही है समाजवादी पार्टी की इनडायरेक्टली, जैसे इमरान मसूद कहते हैं साहब हम 170 सीट लेंगे और समाजवादी पार्टी वाले पलट की गालियां देते हैं, कहते हैं नहीं देंगे हम 170 सीट। तो ये जो स्थिति है ये साफ तौर पे राजनीतिक स्थिति दिखाई पड़ रही है। और रही बात चंदा चोरी की, तो उसके अंदर जैसे ही एसआईटी की डिमांड हुई है 4 घंटे के अंदर सरकार ने एक स्ट्रॉन्ग अधिकारियों को एसआईटी के अंदर गठित करके वहां पे भेज दिया, टाइमलाइन दे दी। ये बात बिल्कुल सही है रोहित अग्रवाल जी, लेकिन मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूं कि अदालत के जरिए राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त होने के बावजूद जो क्रेडिट की बात है वो आपने बीते सालों में देखी है, कब कब कहां कैसे सामने आई है। तो जब इस तरह की बात आई है और आस्था के सर्वोच्च प्रतिमान में से एक राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के भीतर यह गड़बड़ हुई है, तो आपको यह लगता है कि क्या मौजूदा डिस्पेंसेशन का ये कलेक्टिव फेलियर है, बड़ा फेलियर है? देखिए कहीं ना कहीं ट्रस्ट का फेलियर है, इसके कोई नहीं बच रहा है। ये यहाँ पे आपके वीएचपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और ये ट्रस्ट का फेलियर है। अगर वहां पे चंदे की कहीं ना कहीं गमन हुआ है या चंदा कम हुआ है वहां पे, तो इसके लिए जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी सर। लेकिन फिर देखिए सर, फिर ये पूरी बात देखी जाएगी ना सर। आप ये बताइए कि इसमें केवल एक पर्टिकुलर जगह पर सीमित करके अपने आप को देखा जाए, या ये देखा जाए कि ट्रस्ट किसके कहने पर बनाया गया, फिर उसमें कौन रहेगा, कौन देखेगा व्यवस्था को, इसके संदर्भ में अनुशंसा किसकी थी, किसको उसके योग्य माना गया था, क्या इन सब बातों को देखा जाएगा या यह देखा जाएगा कि जो ट्रस्ट को चला रहे थे उन्होंने गड़बड़ कर दी? दिनेश जी इसके अंदर 2 पहलू हैं। सबसे पहले तो 2 पहलू ये हैं कि पहला तो ये है कि अगर चंदा कम ज्यादा हुआ है, चंदे की अगर चोरी हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच और जो जिम्मेदार है वो सलाखों के पीछे जाएगा। नंबर 2 कि आगे इस तरीके की बात देश की सामने ना आए, आगे कोई भी ट्रांसपेरेंसी अगर लैप्सेस थे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि तिरुपति में किस तरीके से वहां पे दान आता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, तो राम सर ट्रांसपेरेंसी के लिए तो वहां 800 कैमरे इंस्टॉल्ड हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मैंने ये सवाल भी पूछा था तो नृपेंद्र जी ने ये बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कैमरा भर लगा देने से क्या होगा, उस कैमरे का सुटेबल यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा कि उसके जरिए जो निगरानी की जानी है क्या वो मॉनिटरिंग हो रही थी। देखिए उन्होंने क्या कहा, राम मंदिर परिसर में 800 सीसीटीवी हैं, सीसीटीवी कंट्रोल सिस्टम है, पुलिस सब है, परिसर में निगरानी की व्यवस्था के लिए उपकरण बहुत हैं, लेकिन निगरानी अपने आप में व्यवस्था के तौर पर काम कर रही है क्या कहा उन्होंने? देखिए जहां काउंटिंग होती थी इसकी वहां भी लोग निगरानी के लिए थे। अगर 2 लोग गिन रहे थे तो उनमें एक खड़ा होकर निगरानी भी करता था। सीसीटीवी अपनी जगह लगे हुए हैं। कहते हैं कि 12 करोड़ रुपए के आसपास तो 6 महीने में केवल इसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए और खर्च किए गए हैं। इसके बावजूद गुंजाइश रह गई सर। सीसीटीवी लगे हैं पूरे परिसर में, करीब 800 हैं। कंट्रोल रूम है, पुलिस देखती है, रन करती है, पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए सीसीटीवी के कंट्रोल को देखने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि सीसीटीवी का सही उपयोग हुआ है। जो निगरानी की व्यवस्था थी केवल काउंटिंग में नहीं, पूरे मंदिर परिसर में जो निगरानी की व्यवस्था है वह या तो है नहीं, और यदि है तो बहुत लचर है। सुरेंद्र जी, तो जो मतलब जो जिनके हाथों में ये है कि वो कैसे सुनिश्चित करें कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो, वो चीजों को अपनी जगह पर इंस्टॉल ही कर सकते हैं ना, इन प्लेस कर सकते हैं। नियत के संदर्भ में तो कुछ नहीं किया जा सकता, और बदनीयती जब सामने आई तो जांच बिठा दी गई है। दिनेश जी, ये बात कहकर के मेरे ख्याल से जो पाप है या जो जिस तरीके का ये कुकर्म है या संविधान विरोधी बात है, इसको हल्का करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं तो आप ट्रस्ट में क्यों हैं? और अगर ये ट्रस्ट एंटिसिपेट नहीं कर सकता है तो ये ट्रस्ट क्यों है?
अभी बात आपने पूछी थी कि साहब आप नाम लीजिए कि लुटेरों का सरगना कौन है। मैं नाम लेता हूं लुटेरों का सरगना कौन। जिस शख्स ने यह ट्रस्ट बनवाया है वो लुटेरों का सरगना है, और यह ट्रस्ट प्रधानमंत्री जी के यहां से बना है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि लुटेरों का ट्रस्ट जिन्होंने बनवाया वो जिम्मेवार है इस चीज के। उसके पीछे मैं आपको प्रमाण देता हूं, प्रमाण ले लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लग रहा है। आप कहेंगे अभी जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी और सनातन धर्म की यह व्यवस्था है कि हमारे सनातन धर्म में 4 शंकराचार्य, 13 अखाड़े और उसके नीचे और जो अखाड़ों की परिषद है वो धर्म को चलाएगी, वही इन सारे ट्रस्टों में रहेगी, वही धर्म का काम करेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सनातन का संविधान कहता है, जो सनातन का संविधान है कि हमारे 13 अखाड़े हैं और 4 शंकराचार्य, धर्म के न्यास का जितना भी काम है ये लोग करेंगे। आप मुझे बता दीजिए दिनेश भाई, आप तो वहां होकर के आए हैं, यहां विश्व हिंदू परिषद के हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, प्रवेश कुमार चौधरी जी, ये बता दें कि इस ट्रस्ट में क्या शंकराचार्य हैं, इस ट्रस्ट में क्या 13 अखाड़े हैं, इस ट्रस्ट में कोई एक आदमी भी उनका रिप्रेजेंटेटिव है? तो ये पाप तो होगा ही। जहां पर आप भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड काडर को, कमिटेड कार्यकर्ताओं को, संघ के कमिटेड कार्यकर्ताओं को धर्म के क्षेत्र में लेकर के आएंगे तो वो लूट करेंगे। अगर ये चीज, धर्म की चीज धर्म को दे दी होती, शंकराचार्य जी को दे दी होती, रामानंद संप्रदाय जिसके उसपे बना हुआ है, निर्मोही अखाड़े को जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, आज विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि हमारी 72 पीढ़ियां, लड़ाई तो नहीं। तो निर्मोही फिर अगर अखाड़े ये में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का अगर ये तरीका है सुरेंद्र जी, कि जिसने अपॉइंट किया, जिसने व्यवस्था में उस समय अलग अलग जगहों पर लोगों को बिठाया, अगर ये वाला आप रूल लेंगे तो फिर तो सर हर एक सरकार, हर समय की सरकार कटघरे में किसी ना किसी मुद्दे पर दिखाई देगी सर। मतलब आप मान लीजिए आप मुझे कहीं पर अपॉइंट करते हैं तो आप मेरे कंडक्ट को देखते हुए और ये देखते हुए कि मेरे में क्या प्रॉमिस या पोटेंशियल है, आप मेरे को अपॉइंट करेंगे। अब अगर उस समय मैं गड़बड़ कर दूं तो क्या आपको भी लपेटे में आना चाहिए सर? बिल्कुल। मैं इसका उदाहरण देता हूं दिनेश जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया और मैं साधुवाद देता हूं कम से कम कि ऐसी बहस हो रही है आज के जमाने में, ऐसी बहस हो रही है। आपको और आपके चैनल को साधुवाद इस बात का। रेल की दुर्घटना होती है, रेल की दुर्घटना में रेल का गार्ड या रेल का ड्राइवर या रेल का लाइनमैन दोषी होता है, लेकिन रेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ता है। रेल का मंत्री तो ललित नारायण मिश्रा जी हो या चाहे सिंधिया जी हो, चाहे वो क्या नाम, जितने रेल के मंत्रियों ने, नीतीश कुमार जी हो, सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर, लेकिन आप ये बताइए। नहीं, मैं तो ये कहता हूं फिर रेल मंत्री भर क्यों? फिर रेल मंत्री को अपॉइंट करने वाले प्रधानमंत्री तक बात जानी चाहिए। फिर जैसा कहा जाता है कैबिनेट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर तो वो होना चाहिए सर। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मैं इसको एक और चीज में सर, आपने क्योंकि हुंडी वाली बात कही थी सर, आपने हुंडी वाली बात कही थी, मैं उधर लेकर जाना चाह रहा हूं, जरा वो भी देख लीजिए। मिंट जो भारत की टकसाल जो है, जो सिक्के बनाती है, रुपए छापती है, सिक्योरिटी एंड मिंट कॉर्पोरेशन, उसके संदर्भ में यह था कि उसको वहां व्यवस्था संभालने का जिम्मा दिया जाना था, खासतौर से बेशकीमती धातुओं के संदर्भ में। इस पर नृपेंद्र मिश्रा जी से मैंने सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा वो भी देख लीजिए। जो बहुमूल्य धातुएं हैं, चांदी है, सोना है, इसको लेकर हम ये भी सुन रहे थे कि जो सिक्योरिटी और मिंटिंग कॉरपोरेशन जो है उसको भूमिका निभानी थी, उसको शायद प्रबंधन के संदर्भ में जिम्मेदारी मिलने वाली थी, वो उसका क्या हुआ सर? देखिए, ये वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में है। मिंट जो है हमारे टकसाल, हाँ टकसाल, तो वो अनेक जगहों पे है। वो तिरुपति की जिम्मेदारी उन्होंने पूरी ली हुई है। वही वहाँ पर रिसीव करते हैं, कोई अन्य व्यक्ति रिसीव नहीं कर सकता उसे। यहाँ तक भी व्यवस्था वहाँ पर है कि अगर इसकी आवश्यकता नहीं है तो वो मिंट को कह सकते हैं कि वो मोनेटाइज कर दें, अच्छा, बेच दें। हाँ। और बेच करके उसका मूल्य जो है वो ट्रस्ट को दे दें, ट्रस्ट को वापस कर दें। यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं थी, यद्यपि ये प्रस्तावित थी कि मिंट के साथ एग्रीमेंट हो और यह कार्य मिंट ही करे। प्रस्तावित होने के बावजूद क्या वो लोग इंस्पेक्शन के लिए या देखने के लिए आए थे? 3 वर्ष पहले आए, उन्होंने देखा, उन्होंने प्रारूप दिया MOU एग्रीमेंट का, लेकिन
क्यों नहीं हुआ मैं नहीं जानता। और प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर क्या सोच रहे होंगे? नृपेंद्र मिश्रा बहुत करीब रहकर प्रधानमंत्री के साथ उनके प्रधान सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना मेटिकुलसली काम करते हैं, हर एक योजना कितनी बारीकी के साथ वो देखते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। तो अब जब ये खबरें उन तक पहुंच रही होंगी, वो सब देख रहे होंगे, आपको क्या लगता है उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा? उन्हें अत्यधिक चिंता होगी और दुख होगा। उन्होंने एक हर दफे परामर्श दिया कि देखो नृपेंद्र, इन स्थानों पर गड़बड़ियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, ध्यान रखना होगा तुम्हें, क्योंकि ऐसे अवसर नहीं मिलने चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप हो। जो घटना हुई है इसके तथ्य तक पहुंचने में पूरा डेप्थ में इंक्वायरी वो चाहेंगे, और वह तो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, तो वह सबसे अधिक उनकी चिंता होगी अब क्या हो कि ऐसी घटनाएं नहीं। प्रवेश जी, मुझको वाइंड अप के लिए कमांड मिल चुकी है, लेकिन 30 सेकंड में आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि मिंट कॉरपोरेशन के लोगों को 15 दिन किसने टहलाया होगा सर कि वो चले गए वापस फिर यहां से? ये तो आप नृपेंद्र मिश्रा जी से पूछिए कौन होंगे कौन नहीं होंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए दिनेश जी, ये आस्था का विषय है और आस्था के विषय के अंदर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, वो न्यास के संज्ञान में। आस्था के विषय में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं सर, मुझे स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि पहले ही एक्सीड कर गया हूं मैं टाइम, और उसके बावजूद मैंने आपसे सवाल ले लिया, तो हो सकता है ये असल में खतरनाक कर रहा हूं मैं। तो बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी का।